हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइनिंग गुरुकुल में। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहेगा कोल माइंस रेगुलेशन 2017। आपको मैं बता दूं कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पे हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग इसके फॉर्मेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और बाकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी पे बेस्ड डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो कि हमारे आज के क्लास पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन के पैटर्न ऐसे चेंज हो रहे हैं कि केवल अगर आप एमसीक्यू पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बोला नहीं जा सकता कि हो ही जाएगा। इसके लिए आप चालू कर दीजिए कि आप थ्योरीज को पहले पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक पे एमसीक्यू प्रिपेयर कीजिए या फिर उस टॉपिक पे एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, इसी विशेष के साथ कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोल माइंस रेगुलेशन 2017, मतलब कि 2017 जो रेगुलेशन है उसका इंट्रोडक्शन। कोल माइन रेगुलेशंस आर legal guidelines and standards established to ensure safe, efficient and environmentally responsible mining operations in coal mines. कोल माइंस में एक सेफ, एफिशिएंट और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल माइनिंग ऑपरेशन को प्रोसीड करने के लिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 या फिर कोल माइंस रेगुलेशन एक लीगल गाइडलाइन और स्टैंडर्ड्स है जो कि क्या करता है, इंश्योर करता है कोल माइंस में सेफ, एफिशिएंट, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल माइनिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, these regulations are formulated under the Mines Act 1952 and are enforced by regulatory authorities such as Directorate General of Mines Safety, that is DGMS in India. क्या होता है, इसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो माइंस एक्ट 1952 के अंडर में होता है। 1952 के अंडर में होता है, ये सेक्शन 57 के अंडर में होता है। ठीक है, और इन रूल्स या फिर रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया जाता है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग डीजीएमएस। ये जो डीजीएमएस होता है ये आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, और इसका काम होता है पूरा जो भी माइंस है इंडिया में, चाहे वो कोल माइंस हो या भी मेटल माइंस में हो, वो जो हमारा माइंस एक्ट है उसके अंडर में रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके नियम और कानून जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका पालन हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, डीजीएमएस की है। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पहला ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ माइनर्स बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। आप देखेंगे कि कोल माइंस रेगुलेशन में एक सिस्टमेटिक वर्क ऑर्डर दिया गया है, एसएमपी दिया हुआ है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है, बाकी चीज़ें भी दी हुई है ताकि हम प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है, देखिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, जैसे कि जो भी कोल माइनर्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, माइनिंग है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड, माइनिंग से रिलेटेड जो भी हजार्ड्स होंगे वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में आएंगे माइनर्स के लिए। पहला क्या हो गया, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करके और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को प्रिवेंट करके कोल माइनर्स के सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करना, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। जितने भी माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ओबी रिमूवल हो, चाहे वो हैवी एचईएमएम ऑपरेशंस हो, चाहे वो ब्लास्टिंग हो, जितने भी हम लोग आज माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं सबका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करना, उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, क्योंकि हम उसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज करेंगे। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कोल माइन रेगुलेशन का। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो स्टैंडर्डाइज माइनिंग प्रैक्टिसेस फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी। क्या करेगा यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना माइनिंग प्रैक्टिसेस में, ताकि हम लोग बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर सेफ्टी के साथ में वर्क कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ऑपरेशनल इफिशियंसी। चौथा है यहाँ पे कंप्लाइंसेस या फिर कंप्लायंस, प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर माइनिंग ऑपरेशंस इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड अडेरेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सीएमआर, ताकि हम लोग क्या करें,
माइनिंग ऑपरेशंस को करते हुए इंश्योर कर सके कि हमारी अकाउंटेबिलिटी और जो भी अडेरेंस ऑफ लॉस हैं, जो भी लॉ हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हुए काम कर सकें। ठीक है, तो चौथा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, कंप्लायंस हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सेफ्टी ऑफ वर्कर, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा ऑपरेशनल इफिशिएंसी और चौथा हो गया कंप्लायंसेस। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो कोल माइंस रेगुलेशंस आर नीडेड टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी, हेल्थ, environmental protection, standardized operations, legal compliance and sustainable mining practices। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CMR 2017 की। CMR 2017 यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कैसे फॉर्मुलेट हुआ। सो इसके लिए अथॉरिटी और लीगल बेसिस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी होता है जो कि इसको माइंस एक्ट के सेक्शन 57 के अंडर में पावर होता है ताकि वो रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर सके, चाहे वो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 हो, कोल माइंस रेगुलेशन 1957 हो, या फिर वो हो मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। ठीक है, तो यहाँ पे माइंस एक्ट के सेक्शन 57 के अंडर में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है ताकि ये रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर सके। वहीं पे 58 की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है ताकि वो रूल्स को यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, रूल्स की बात करें तो कोल माइन रूल 1955 हो गया, बाकी जो रूल्स हैं वो सारे इसी के अंडर में 58 के अंडर में बनाए जाते हैं। ठीक है, A procedure for making regulations is outlined in section 59। जब आप सेक्शन 59 को देखेंगे तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के पहले जो प्रकाशन किया जाता है, पब्लिकेशन किया जाता है, वहाँ पे पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। पहला जो स्टेप्स होता है हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल का होता है। सो ड्राफ्ट प्रपोजल मीन्स क्या, ड्राफ्ट प्रपोजल मीन्स होता है पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन द गजट ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे हम लोग कि कौन से रूल्स और या फिर कौन से रेगुलेशंस, यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है तो रेगुलेशन वर्ड यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन से रेगुलेशन रखेंगे, कौन से रेगुलेशंस किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारे के सारे ड्राफ्ट में हम लोग पहले सेट करेंगे, प्रपोज करेंगे। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राफ्ट प्रपोजल दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ पब्लिक या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं या फिर सजेशंस हैं उनको हमें दीजिए। किनको दीजिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको आप ऑब्जेक्शन और सजेशन दीजिए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, किन चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ड्राफ्ट प्रपोजल। दूसरा आता है, जैसे ही ड्राफ्ट प्रपोजल हो गया ये जाता है कमिटी रिव्यू के लिए। कमिटी रिव्यू के लिए यहाँ पे क्या होता है, ड्राफ्ट रेफर टू अ कमिटी अंडर सेक्शन 12 फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के लिए, परीक्षण के लिए। ठीक है, ये कमिटी जो है वो माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के अंडर में बनाई जाती है। इस कमिटी में इसका प्राइमरी फंक्शन ही है ये कि जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको इवैल्यूएशन करना, उसमें फीडबैक देना। ठीक है, तो ये जो हमारा कमिटी रहेगा सेक्शन 12 के अंडर में फॉर्मुलेटेड, ये जो रहेगा 8 मेंबर्स रहेंगे इसमें, जिसमें पहला मेंबर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड, एक चेयरमैन रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। दूसरा जो रहेगा हमारा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेंगे यानी कि DGMS, और यहाँ पे 2 पर्सन रहेंगे ऑनर्स के बिहाफ में, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और 2 पर्सन्स रहेंगे यहाँ पे लेबर या फिर माइनस के बिहाफ में, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 2 पर्सन जो रहेंगे वो डायरेक्टली किसी भी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से या फिर डायरेक्टली किसी भी माइनिंग एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, लेकिन वो क्या हो सकते हैं, टीचिंग स्टाफ हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से 2 2 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 8 मेंबर्स का एक कमिटी होता है जो कि इसको रिव्यू करता है, इवालुएट करता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना फीडबैक देगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका फाइनलाइजेशन का। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्शन सजेशंस एंड कमिटी फीडबैक्स कंसिडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस फाइनलाइज अकॉर्डिंगली। क्या होगा, इसके अंडर में जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन दिया गया है, साथ ही साथ कमिटी के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है, उसको क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगा और रेगुलेशन को फाइनलाइज करेगा उसके अकॉर्डिंगली। चौथा प्रोसेस है हमारा पब्लिकेशन का।
जैसे ही फाइनलाइज हो गया कि हमारा ये रेगुलेशन, ये सारे जो भी एरर हैं सारे चीज़ों को रिमूव कर लिया गया है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिकेशन किया जाता है। पब्लिकेशन कौन सा, गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। एंड बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली अपॉन पब्लिकेशन, जैसे ही पब्लिकेशन हुआ ये जो हमारा रेगुलेशन है वो इफेक्टिव हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। अब ये तो इफेक्टिव हो गया, लेकिन क्या किया जाता है, रेगुलेशंस प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर 30 वर्किंग डेज। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 30 वर्किंग डेज के लिए बोथ हाउसेज, पहला जो होता है हमारा लोकसभा होता है, दूसरा जो होता है हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है। तो इन दोनों हाउसेज में 30 वर्किंग डेज के लिए रखा जाता है, और दोनों हाउसेज में देखा जाता है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इफ़ नो ऑब्जेक्शंस दे रिमेन वैलिड। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो वैलिड ही रहता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, किया जा सकता है। तो जो भी सजेशंस आते हैं उनको अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है और मॉडिफिकेशन के साथ उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यही दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ़ नो ऑब्जेक्शंस दे रिमेन वैलिड, मॉडिफिकेशंस अप्लाई इफ़ एग्रीड अपॉन। अगर मॉडिफिकेशन पे एग्री हो जाते हैं तो मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ CMR 2017 या कोई भी रेगुलेशन फॉर्मेशन का प्रोसेस। चलिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट या फिर इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। यहाँ पे CMR 2017 का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन था वो किया गया 24 अक्टूबर 2011 को, यानी कि 24 अक्टूबर 2011 को, और फाइनलाइज किया गया रेगुलेशन इफेक्टिव 27 नवंबर 2017। देखिए अब इतना लंबा टाइमलाइन क्यों हुआ, आपको जैसे मैंने बताया ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन और सजेशंस मांगे जाते हैं। तो इसके बाद इतने सारे ऑब्जेक्शंस आए, सजेशंस आए, उनको फिर करेक्ट किया गया, फिर उनको आगे के प्रोसेस किया गया, कि इतना टाइम लग गया कि ये सीधे सीधे 2017 में फाइनल हुआ, ठीक है। तो इसका जो गजट नोटिफिकेशन आया था वो 27 नवंबर 2017 को आया था। अब देख सकते हैं ये गजट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि गजट में प्रकाशन का ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जिक्र रहेगा, यहाँ पे आपका अधिसूचना नोटिफिकेशन रहेगा, और यहाँ पे प्लेस और डेट रहेगा, आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2017 लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं सुपरस्टिशन की। तो द 2017 रेगुलेशंस रिप्लेस्ड बाय द कोल माइंस रेगुलेशन 1957। ये जो कोल माइंस रेगुलेशन 1957 था वो रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, CMR 2017 के द्वारा। और जो 1957 था वो रिप्लेस किया था 1926 को, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, मतलब कि इससे पहले क्या था, कोल माइंस रेगुलेशन 1926 था, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो दिस रेगुलेशंस आर एक्सटेंड टू द इंटायर कंट्री एंड अप्लाई टू ऑल कोल माइंस इन इंडिया। ये जो है इंटायर कोल माइंस पे लागू होता है जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब 1957 का जो CMR है उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन 1957 कम इनटू इफेक्ट। ये कब से इफेक्ट में आया, 1 जुलाई 1958 के से इफेक्ट में आया, यानी कि यहाँ पे एक डेडलाइन दिया गया, जैसे कि मैंने माइंस एक्ट वाले में बताया था, ये लास्ट डेट था कि पूरी तरह से इफेक्ट कब कब में आया, ये 1 जुलाई 1958 से पूरी तरह से इफेक्ट में आया। और गजट नोटिफिकेशन कब आया था इसका, 24 अक्टूबर 1957 को आया था। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये जो आया था ये आपका यहाँ से इफेक्ट चालू हुआ था और ये पूरी तरह से इफेक्ट में आया था, मतलब ये डेडलाइन था सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से, ठीक है। These regulations were notified and implemented to regulate safety, health and other provisions in coal mines, ठीक है। ये जो है सेफ्टी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ओके आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बात करते हैं इसके जो भी MCQ है इन पे बेस्ड उसकी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस। यानी कि माइंस एक्ट 1952 के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस रेगुलेशन के अंडर में या फिर किस सेक्शन के अंडर में पावर है कि वो रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट कर सके। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए सेक्शन 56, ऑप्शन बी
सेक्शन 57, ऑप्शन सी सेक्शन 58 और ऑप्शन डी सेक्शन 59। तो देखिए ये जो आपका सेक्शन 57 है, इसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो रेगुलेशन बना सके। सेक्शन 58 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल्स बना सके। सो राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग अ ड्राफ्ट रेगुलेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया? यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में रेगुलेशन को का ड्राफ्ट पब्लिशिंग करने का क्या पर्पस होता है? ठीक है, सो ऑप्शंस है आपके, ऑप्शन ए टू इम्प्लीमेंट द रेगुलेशंस, ऑप्शन बी टू सीक ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस, ऑप्शन सी है आपका टू इन्फोर्स माइनिंग लॉज और ऑप्शन डी है आपका टू नोटिफाई ऑल माइनर्स। सो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला जो है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है और तीसरा जो होता है फाइनल पब्लिकेशन। ठीक है, फाइनल पब्लिकेशन जो होता है वो गैजेट ऑफ इंडिया में किया जाता है जिस तारीख से वो इफेक्टिव होता है, और ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है टू सीक ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस के लिए, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर पब्लिक हैं उनसे ये ऑब्जेक्शंस और सजेशंस ले सकें। इसके लिए टाइमलाइन दिया जाता है 3 मंथ का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मच मिनिमम टाइम इज गिवन टू स्टेक होल्डर्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस टू द ड्राफ्ट रेगुलेशंस? ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं हमारे, उनको कितना टाइम दिया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्शंस और सजेशंस प्रोवाइड कर सके ड्राफ्ट रेगुलेशन के बाद? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर में बताया 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 1 मंथ, ऑप्शन बी है 2 मंथ, ऑप्शन सी है आपका 3 मंथ और ऑप्शन डी है आपका 6 मंथ। सो राइट आंसर क्या होगा? 3 मंथ का टाइम दिया जाता है किसके लिए? यहाँ पे ऑब्जेक्शन और सजेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच सेक्शन इज द कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट रेगुलेशंस कंस्टिट्यूएट? मतलब कि जो भी ड्राफ्ट रेगुलेशन है हमारा, उसको एग्जामिन करने के लिए जो कमिटी है वो किस सेक्शन के अंडर में बनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके, सेक्शन 12, ऑप्शन बी है आपका सेक्शन 59, ऑप्शन सी सेक्शन 57 और ऑप्शन डी है आपका सेक्शन 25। तो ये जो है हमारा सेक्शन 12 के अंडर में बनाया जाता है कमेटी, जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं। मैंने बताया था आपको कौन मेंबर किस कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, यही एग्जामिन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को फीडबैक देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी मेंशन्ड इन द रेगुलेशन मेकिंग प्रोसेस? कमिटी जो है वो रेगुलेशन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा रोल प्ले करता है? ठीक है, क्या काम करता है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए टू अप्रूव द रेगुलेशंस डायरेक्टली, ऑप्शन बी है टू फाइनलाइज द रेगुलेशंस, ऑप्शन सी है आपका टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द ड्राफ्ट सुटेबिलिटी, ऑप्शन डी है आपका टू नोटिफाई द पब्लिक। सो क्या करेगा यहाँ पे? तो एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द ड्राफ्ट सुटेबिलिटी, ये क्या करेगा? एग्जामिन करेगा और फीडबैक या फिर रिपोर्ट देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनलाइज द रेगुलेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है रेगुलेशन, उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए दे आर सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी दे आर पब्लिश इन द गैजेट, ऑप्शन सी दे आर इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली और ऑप्शन डी है आपका दे आर री एग्जामिन्ड बाय द कमिटी। सो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑब्जेक्शंस है, सजेशंस हैं और कमेटी के फीडबैक हैं उनको कंसिडर करके फाइनलाइज करती है, तो उसके बाद क्या होता है? दे आर पब्लिश्ड इन दी गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द रेगुलेशंस ऑफिशियली बिकम इफेक्टिव? जो रेगुलेशन है वो ऑफिशियली कब से इफेक्टिव हो जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आफ्टर ड्राफ्ट पब्लिकेशन, ऑप्शन बी आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ऑप्शन सी अपॉन पब्लिकेशन इन द गैजेट और ऑप्शन डी है आपका आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सो राइट आंसर क्या होगा? अपॉन पब्लिकेशन इन द गैजेट। गैजेट नोटिफिकेशन जब से आया है, जिस डेट से आया है, तब से वो क्या होता है? ऑफिशियली बिकम इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्किंग डेज आर रेगुलेशंस प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? सो रेगुलेशन को कितने दिन के लिए जो दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वहाँ पे प्लेस किया जाता है, कितने दिनों के लिए? सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज और ऑप्शन डी 60 डेज। सो राइट आंसर क्या होगा? 30 डेज के लिए प्लेस किया जाता है दोनों हाउसेज में। और वहाँ पे अगर कोई भी
ऑब्जेक्शंस नहीं आते, मतलब कि नो ऑब्जेक्शंस रहते हैं, तो ये जो है वैलिड रहता है, रिमेन वैलिड रहता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उन ऑब्जेक्शन को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है और मॉडिफिकेशन के साथ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस इफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट एग्री ऑन द फाइनलाइज रेगुलेशन? क्या होगा अगर दोनों हाउसेज फाइनलाइज रेगुलेशन पे एग्री नहीं करते हैं? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर 1 दे आर रिपेल्ड, ऑप्शन बी दे आर बिकम इनवैलिड, ऑप्शन सी दे आर मॉडिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड इन दैट फॉर्म, और ऑप्शन डी है आपका दे आर रिव्यूड अगेन बाय द कमिटी। सो राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, दे आर मॉडिफाइड एंड इम्प्लीमेंटेड इन दैट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कोल माइन रेगुलेशन 2017 सुपरसेट? मतलब कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 ने किसको सुपरसेट किया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइंस एक्ट 1952, ऑप्शन बी कोल माइंस रेगुलेशन 1957, ऑप्शन सी माइंस रूल 2012, और ऑप्शन डी है आपका इंडियन कोल एक्ट 1935। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा, कोल माइंस रेगुलेशन 1957 को सुपरसेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द ड्राफ्ट फॉर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड? सो कोल माइन रेगुलेशन 2017 का जो ड्राफ्ट था वो कब पब्लिकेशन हुआ? ऑप्शन हैं आपके 24 अक्टूबर 2011, ऑप्शन बी 27 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015, और ऑप्शन डी 10 दिसंबर 2016। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 24 अक्टूबर 2011 को पब्लिश किया था ड्राफ्ट पब्लिकेशन, और यहाँ पे आपका जो भी गजट नोटिफिकेशन था, गजट पब्लिकेशन हुआ था 27 नवंबर 2017। अगर इफेक्टिव बोलता है कब से इफेक्टिव हुआ, तो 27 नवंबर 2017 से होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 बिकम इफेक्टिव? ठीक है, सो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2011, 27 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2018, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015। सो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है 27 नवंबर 2017 को ये क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन का डेट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द पब्लिकेशन ऑफ कोल माइन रेगुलेशन? तो यहाँ पे कोल माइनिंग ऑपरेशन, कोल माइनिंग रेगुलेशंस का जो पब्लिकेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जिसके अंडर में डीजीएमएस आता है, ये जो है यहाँ पे ओवरसीज करती है पब्लिकेशन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, टू विच रीजन्स ऑफ इंडिया डू द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 अप्लाई? मतलब कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 किस रीजन में इंडिया का अप्लाई होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्दर्न इंडिया, ऑप्शन बी कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ओनली, ऑप्शन सी इंटायर कंट्री, और ऑप्शन डी ओनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन। सो इंटायर कंट्री में, इंटायर कोल माइंस में यहाँ पे कोल माइन रेगुलेशन 2017 अप्लाई होता है। Next question is last but not least, what is the main purpose of the coal mines regulation 2017? Options है आपके, ऑप्शन ए to increase coal production, ऑप्शन बी to regulate safety, health and labor practices in coal mines, ऑप्शन सी to provide tax benefit to the coal mines, और ऑप्शन डी to implement advanced mining technologies. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, टू रेगुलेट सेफ्टी हेल्थ एंड लेबर प्रैक्टिसेस इन कोल माइंस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू कोल माइंस रेगुलेशन 2017, और पूरे के पूरे इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन कैसे होता है रेगुलेशंस का, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके बाद हमने डिस्कस किया ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इन सारे क्वेश्चंस को पूछा गया है, एनटीपीसी के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, यहाँ पे कोल इंडिया के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा गया है। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। याद रखिए, पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, तब जा कर के आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बेहतरीन होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।